हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में, साथ ही जानेंगे कि आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकलता है। चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह aij हो जाए, a = aij, कोई वर्ग आव्यूह ले लेते हैं जिसकी कोटि m/m की हो जाए। m/m ये निरूपित करता है कि ये जो आव्यूह है ये एक वर्ग आव्यूह है। और इसके साथ अगर मैं कोई अन्य वर्ग आव्यूह b ले लूँ जो सेम ऑर्डर का हो, यानी कि सेम कोटि का हो, एक ही कोटि का हो, यानी कि आव्यूह bij की भी जो कोटि हो वो m/n का ही हो, तब ab और ba दोनों आपस में बराबर हो जाए। साथ ही इनका मान यदि i के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में a को बोल देते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह और b को बोल देते हैं व्युत्क्रम आव्यूह a का। ठीक है, फिर से समझिए, अगर कोई हम आव्यूह a ले लिए, एक वर्ग आव्यूह ले लिए और इसके अलावा एक अन्य वर्ग आव्यूह लिए जिसकी कोटि समान है और जो इस प्रकार परिभाषित है कि ab ba की वैल्यू i के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में a जो होगा वो हो जाएगा व्युत्क्रमणीय। साथ में जो b होता है ये व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम किसका? तो व्युत्क्रम है a का व्युत्क्रम। ठीक है, ये हो जाता है, जिसको हम किससे निरूपित कर लेते हैं? a इनवर्स से निरूपित कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो यही परिभाषा में हमने लिखा है कि यदि a m कोटि का वर्ग आव्यूह है और इसके अलावा यदि अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व कुछ इस प्रकार का हो कि ab = ba = i, तो b आव्यूह a का व्युत्क्रम कहलाता है या आव्यूह a का व्युत्क्रम कहते हैं और इसको a इनवर्स से निरूपित किया जाता है तथा a को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब चलिए इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये व्युत्क्रमणीय हो रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ले लिए a = 2 3 - 1 2 3 1 2। ठीक है, ये ले लिया हमने, एक वर्ग आव्यूह a ले लिया और इसी कोटि का एक अन्य आव्यूह b कुछ इस प्रकार लिया, 2 -3 -1 और ये हो गया 2। ठीक है, ये हमारा दो आव्यूह हो गया, दोनों की कोटि समान हो गई और हमें ये बताना होगा कि क्या a व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, क्या b a का व्युत्क्रम है कि व्युत्क्रम नहीं है। तो उसके लिए आप लगा लीजिए ये फॉर्मूला। अगर a b निकालिए फर्स्ट, a b में कैसे निकालते हैं? तो a के सारे को पुट कर देते हैं, 2 3 1 2। ठीक है, और इनटू ये b की वैल्यू हो गई 2 -3 -1 और 2। ठीक है, अब आप गुणा करने जानते हैं। गुणा कैसे करते हैं? r1 का c1 के साथ। ठीक है, तो गुणा कीजिए, क्योंकि जो r1 है उसका फ्रेंड कौन हो जाता है? c1। r2 का मित्र कौन हो जाता है? c2। और जानते हैं जहाँ मित्र वहाँ हम, जहाँ हम वहाँ हमारा मित्र। ठीक ना? हाँ, ये हो गया 2 × 2 का बन जाता है 2 के साथ प्लस, और इस 3 का मित्र कौन बन जाता है? -1, यानी कि 3 × -1। अब इसी 2 का इस 3 के साथ 2 × -3 और इस 3 का 2 के साथ, यानी कि ये प्लस 3 × 2। ठीक है, अब इसके बाद इसके साथ ले लेते हैं, तो 1 × 2 फिर प्लस
2 गुणे -1 और 4, यहाँ 2 होगा ना, ये 2, क्यों 2 गुणे -3 और 3 गुणे 2। ठीक है, मैं बताया था कि R1 का गुणा कर देते हैं C1 के साथ, R2 का क्यों क्या निकालने के लिए, तो A11 निकालने के लिए, A12 निकालने के लिए R1 का C2 के साथ, A21 निकालने का R2 का C1 के साथ और A22 निकालने के लिए R2 का C2 के साथ। यानी कि पहले आव्यूह के पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा। ये A12 निकालना है तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह की दूसरा स्तंभ के साथ गुणा। A21 निकालना है तो पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह की पहला स्तंभ। A22 यानी कि पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 गुणे -3 और प्लस 2 गुणे 2। तो जब इसको हल किए तो ये कुछ मान हमें मिल गया, 2 दूना 4 -3, ये -6 प्लस 6 और ये 2 - 2 और ये हो गया -3 प्लस 4। जब हल किए तो मान हमें मिल गया 1001 जो कि बराबर हो गया I के। अब इसी तरीके से यदि हम BA निकालते हैं तो BA कुछ U मिल जाता है। क्या चीज़, तो 2 -3 -1 2, इसका गुणा कराते हैं इसमें 2 3 1 2, तो गुणा कराएंगे कुछ इसी तरीके से। चलिए इसका गुणा करा ही लेते हैं, 2 गुणे 2 माइनस, फिर ये प्लस -3 गुणे 1, फिर 2 गुणे 3 -3 गुणे 2, फिर इसका -1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2, 2 गुणे 1 -1 गुणे 3 और ये प्लस 2 गुणे 2। ठीक है, इस अवयव का 2 के साथ और इस अवयव का 1 के साथ, फिर इसी अवयव का 3 के साथ और इस अवयव का 2 के साथ गुणा कराया तो क्या मिल गया, कुछ यूँ 2 दूना 4 -3 और ये हो गया 2 -2 प्लस 2 और ये हो गया 6 - 6 और ये हो गया -3 प्लस 4। ठीक है, यानी कि इसका भी मान कुछ यूँ मिल गया। क्या मिल गया, 1001, यानी कि ये भी वैल्यू आ गई I के। तो हमने देखा कि जब हमने AB निकाला है तो भी हमें I ही मिल रहा है, हमने BA निकाला तो भी हमें I ही मिल रहा है। तो इस स्थिति में सो देयरफॉर जो A होता है, A को बोलते हैं क्या चीज़, A क्या है, तो व्युत्क्रमणी आव्यूह है। ठीक है, और जो B है इसको बोलते हैं A इनवर्स, यानी कि क्या चीज, A का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम जिसको हम लोग A इनवर्स से निरूपित कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम बताते हैं व्युत्क्रमणी और व्युत्क्रम आव्यूह। एक बात याद रखिएगा, जो भी व्युत्क्रमणी आव्यूह यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती हैं, ये वर्ग आव्यूह में ही होती हैं। ये अगर हम ये आयताकार आव्यूह ले लें तो उसका व्युत्क्रम हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और ना ही उसका व्युत्क्रमणीय उसके बारे में बता सकते हैं। व्युत्क्रमणीय केवल वर्ग आव्यूह होते हैं। ठीक है, अब चलिए एक हम यहाँ पे और क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इस पे बन रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसमें। तो 3 मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और इसमें बताना है कि क्या ये है कि नहीं है। तो वही काम करेंगे। अगर मैं पहले वाले में ए बी निकाल लूँ, ए है कुछ यूँ 2 1 7 4, ठीक है, और ये हो गया बी, बी की वैल्यू 4 -1 -7 2। ठीक है, तो अगर हम इसका गुणा कराए तो इसका गुणा करने पे हमें प्राप्त हो गया 1 0 0 1,
यानी कि मान मिल गया i के बराबर। देखिए ये 2 चौके 8, 1 सते 7, 8 माइनस 7 1 पहला अवयव, फिर यह 0, 2 गुणे -1 यानी कि -2 और 1 गुणे 2 यानी कि +2, +2 और -2 कट के आ गया 0, यानी कि ये जो है ए बी आई के बराबर आ गया। अगर इसी में मैं बी ए निकाल लूँ तो बी ए कितना हो जाएगा 2 1 7 4 और ये हो गया बी की वैल्यू 4 -1 -7 2, ए की वैल्यू 2 1 7 4। जब हमने गुणा कराया तो 4 दूना 8 और 1 सते 7 यानी कि 8 - 7 1, फिर 4 एकम 4 -1 गुणे 4 -4 यानी कि कैंसिल होकर के 0, यानी कि इसका भी मान क्या आ गया कुछ यू आ गया, यानी कि आई के बराबर। तो यहाँ से ए बी और बी ए दोनों किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया, यानी कि हम बोलेंगे कि जो ए होगा व्युत्क्रमणीय है और बी क्या है, ए का व्युत्क्रम है। एक बात आप लोग नोट में याद रखिएगा कि ए हमारा ये जो बी है, बी ए का क्या है, ए का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है, ठीक है। तो ये बताइए कि क्या बी ए का व्युत्क्रम होगा, तो हाँ ये बात याद रखिएगा, जो भी हमारे व्युत्क्रमणीय है वो खुद क्या होते हैं, व्युत्क्रम भी होते हैं। जैसे मैं कब बोल रहा हूँ कि ये व्युत्क्रमणीय है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई बोल रहा हूँ, तो मेन हम ए को लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बी ए बराबर ए बी बराबर आई भी तो लेकर चल सकते हैं। तो इस स्थिति में ये क्या हो गया, बी फर्स्ट हो गया। तो बी ए का व्युत्क्रम है तो ए भी क्या होगा, बी का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। साथ में ए भी व्युत्क्रमणीय और बी भी व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो व्युत्क्रम में दोनों एक दूसरे के भी होते हैं। अब यहाँ से एक और यहाँ से बात आती है कि अगर हमें एक ही आव्यूह दे दे और हमें ये बताना है कि उसका व्युत्क्रम संभव है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमें केवल a दे दिया हो 2 1 7 4 और बोल दिया कि क्या इसका a इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं, संभव है। तो व्युत्क्रम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बताने के लिए हमको एक काम करना होगा। आप प्रारंभिक रूपांतरण विधि से विधि लगा करके जब हम इसको हल करते हैं, ठीक है, तो इसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य प्राप्त हो जाता है, तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। लाइक दिस, अगर ये है तो इसका रूपांतरण करेंगे तो प्रारंभिक रूपांतरण करें, या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इसका क्या है, कोई एक पंक्ति, ठीक ना, या कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम संभव है। लेकिन मैं यही क्वेश्चन कुछ यूँ दे दूँ, a = 2 1 4 2 1 0 0, तो ये जो आव्यूह आ गया इसका व्युत्क्रम संभव नहीं होगा, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल ले लूँ, b = कुछ यूँ 1 2 0 0 3 6 2 0 1, ये हो गया। तो इसका भी एक स्तंभ C2 ऐसा है जिसका प्रत्येक अवयव 0 है। इट मीन्स इसका भी जो व्युत्क्रम होगा बी इनवर्स वो संभव नहीं है, ना ही इसका, क्योंकि इसकी एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो इसलिए इसका भी व्युत्क्रम संभव नहीं है, ठीक है। तो व्युत्क्रम किसे कहते हैं, तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो होती हैं, यानी कि व्युत्क्रमणीय जो आव्यूह होते हैं, ठीक है। अगर एक कोई व्युत्क्रमणीय है तो इसी के समान कोई अन्य, इसी के समान का मतलब हो गया कि कोई अन्य ऐसा आव्यूह जिसकी कोटि ए की कोटि के बराबर हो, ए की जैसी हो, और उनका गुणा करने पर, ठीक है, अगर
आइडेंटिटी यानी कि हमें क्या बोलते हैं, इकाई अवयव प्राप्त हो जाता है, तो दूसरे वाले अवयव को हम प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और पहले वाले को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। वो दोनों के दोनों अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये नोट में आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे तीसरी बात हमने बता दिया कि किस अवयव का व्युत्क्रम संभव है, तो किस अवयव का नहीं। तो सीधी बात है कि यदि अवयव में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार के अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। ठीक है। अब ये चाहे आप डायरेक्ट दिया हो, कुछ ऐसे भी अवयव होते हैं, ठीक है, जिनको ऐसे देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि उसका व्युत्क्रम संभव है कि नहीं। अब उसके लिए हमें पढ़ना होता है प्रारंभिक रूपांतरण, जिसको हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। और प्रारंभिक रूपांतरण से कैसे प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, ये जानेंगे। ठीक है। और वहाँ से ही हम लोग जानेंगे कि किस अवयव का व्युत्क्रम, ठीक है, अगर डायरेक्ट कुछ इस तरीके का न दिया हो तो हम लोग कैसे बताएं कि संभव है कि नहीं। ठीक ना। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इसके अलावा और क्या हो सकते हैं। तो एक बात यहाँ और आप नोट कर लीजिएगा कि मैंने तो बोल दिया कि प्रत्येक अवयव 0 हो जाए, तो दूसरा ये बात नोट कर लीजिएगा कि यदि अवयव के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान हो जाए, ठीक है, तो उसका भी व्युत्क्रम संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और फिर मैं 1 2 3 ही ले लूँ, ठीक है, तो ये जो अवयव है इसका भी व्युत्क्रम संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं R1 और R3 की बात करूं तो इनके संगत अवयव क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है। तो इसलिए इस अवयव का भी जो व्युत्क्रम है वो संभव नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसके अलावा बाकी ये जो दो क्वेश्चन है ये आप लगाइए और बताइए कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। ठीक है, इसे कमेंट में बताइए कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।